हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स गुरु। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। वैसे भी आपको पता है कि एग्ज़ाम के डेट में हो सकता है एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, पहले से बेहतर होनी चाहिए ताकि डेट आगे पीछे भी तो उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में आपका साथ देगी, तो इसके साथ कोई समझौता अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि नई यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑल यू नो दैट द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट इन फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक को आपको बताते हैं और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक का उसका डिस्कशन करेंगे। चूँकि करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ कैपेसिटर के पहले, क्योंकि कैपेसिटर को समझने के लिए थोड़ी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि कैपेसिटर की अच्छी फीलिंग तभी आएगी जब आपको करंट अच्छे से आ रहा होगा। तो इसलिए इस यूनिट को पहले से पढ़ा दे रहा हूँ, इसके बाद कैपेसिटर आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में आपको पता है कि कैपेसिटर थोड़ा सा पोटेंशियल के साथ ही सेकेंड चैप्टर में दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिलेबस पढ़ना है तो इसलिए करंट को हम पहले पढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहले तो इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, कैसे करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, कलर कोड रजिस्टर क्या है। ये एक पार्ट हो गया। और दूसरे पार्ट में एक तरह से डिवाइसेज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें सेल क्या है, सेल का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सेल का कॉम्बिनेशन कब फ़ायदेमंद होता है, कब फ़ायदेमंद नहीं होता है। दूसरा, उसमें आपका वीटस्टोन ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन मीटर और वोल्टीमीटर में। तो कुल इतना चीज़ें पढ़नी है या इतने टॉपिक्स आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट की यूनिट क्या होगी, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, करंट का सोर्स क्या होता है, ठीक है, और करंट का कितनी तरह के, कैसे एवरेज करंट निकालेंगे, कैसे इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करेंगे, करंट स्केलर है कि वेक्टर है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग करंट की डेफिनेशन के ही साथ पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी एक एक करके एक एक टॉपिक को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए एक ही कंडक्टर है ना, कंडक्टर का मतलब एक वायर है मान लीजिए, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक। तो करंट फ्लो कर रही है ऐसे आई, इसमें इसका कोई भी हम क्रॉस सेक्शन ले लें, इस क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट। करंट इज डिफाइंड एज, करंट की आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखिए कूलम पर सेकेंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर, है ना। ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, तो एम्पियर में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपको फंडामेंटल यूनिट्स, और जो पहला चैप्टर 11th में यूनिट डायमेंशन, उसमें आपको बताया गया था कि ये क्या है, आपका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक डेफिनेशन। अगर मान लीजिए चार्ज का जो फ्लो है वह वेरी कर रहा है, तो एवरेज करंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज करंट आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। एंड इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू, इसी को आप कैसे लिखते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये आपका एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। ये इसका यूज़ देखिए कैसे, मान लीजिए ये चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। सपोज के लिए टी इक्वल्स टू क्यू इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम मतलब चार्ज डिपेंड अपॉन टाइम। जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है तो आपका चार्ज भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल है आपका चार्ज। तो अगर आपको यहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट निकालना, मान लिया आपका क्वेश्चन ये है कि अगर Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बताइए करंट क्या फ्लो कर रही होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा गया डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2t प्लस 2। अब आपको कैलकुलेट करना है डी क्यू बाई डी टी, यही तो आपका करंट हो गया। तो आई हो गया ये, लेकिन आई आपको किस टाइम पे कैलकुलेट करना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड बाई टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पुट कर दिए 2 × 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 एम्पियर। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी वो 2 एम्पियर कर रही होगी। एक तो ये यूज़। दूसरा, इससे आप मान लीजिए उल्टा यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो इसका मतलब अगर आपको करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया इस कंडक्टर से, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करते हैं बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे इसको यूज़ करेंगे। बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही यूज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो यहाँ, तो ये आपका सपोज कर लिए करंट इज फंक्शन आप दे रखा है टाइम 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ठीक। और आपसे कह रहा है फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द वायर इन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो यहाँ से आप देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और टाइम कितना लेना है 0 से 2 सेकेंड। तो आई ये है आपका 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, और इसका 0 टू 2 dt। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, देखिए 3t स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और लिमिट कितनी हो गई आपकी 0 टू 2। तो ये तो कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट रखिए t के जगह पे, तो कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस 4, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा 0। तो 8 4 12 2 14, ये आपका चार्ज आ गया 14 कूलम या 14 यूनिट, जो भी यूनिट दे रखा होगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप। यहाँ इस फॉर्मूले को कहीं कहीं पे आप I इक्वल टू क्यू बाई टी जो लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी, ठीक है। ये आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू एन ई। तो ये तो था जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और कैसे उसको अप्लाई करना है वो था आपका, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या थी, आगे देखते हैं इस पर। चलिए, अब ये तो था करंट की डेफिनेशन, हाउ यू विल कैलकुलेट द करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक करंट की यूनिट क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, करंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर स्केलर और वेक्टर में पूछा है कि करंट क्या है, तो हम उसका क्या जवाब देंगे, स्केलर देंगे। लेकिन अगर साथ में तीसरा भी ऑप्शन दे रखा हो टेंसर क्वांटिटी, तो एक्चुअली में करंट क्या है, टेंसर है, तो टेंसर जवाब देंगे। अदरवाइज स्केलर और वेक्टर में पूछा है तो क्या देंगे, हम स्केलर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि करंट में डायरेक्शन हम मार्क करते हैं,
लेकिन वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। और ऐसी क्वांटिटी जिसका करंट, जिसका डायरेक्शन मैटर करता है लेकिन वह वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, देखिए ये है 90 डिग्री, मान लीजिए यहाँ से करंट आई 3 एम्पियर, यहाँ से करंट आई 4 एम्पियर, तो यहाँ पे करंट कितनी आपको मिलती है, 7 एम्पियर। अगर यह वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर लॉज को फॉलो करती, और यहाँ पे कितना मिलता है आपका रिजल्टेंट, 3 और 4 और 90 डिग्री पे है तो कितना आता है, ये 5 एम्पियर आता। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये देखा गया कितनी है, 7 एम्पियर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ। तो उस केस में ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए हम क्या लेते हैं, इसको स्केलर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी पॉइंट्स की जो आपका इसका स्केलर और वेक्टर की बात करें तो ये क्या है, स्केलर है। तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, किसका डायरेक्शन कैसे मार करते हैं, तो ध्यान रखिएगा करंट को बेसिकली दो तरह से करते हैं, दो कैटेगरी में कह सकते हैं आप। कन्वेंशनल करंट एक होती है और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट कहा जाए तो उसका मतलब यही होता है बेटा, कन्वेंशनल करंट ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट में जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर था, है ना, या वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, तो यही डायरेक्शन करंट का भी लेते हैं। लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा तो करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, उसके अपोजिट लेते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। और अगर करंट की बात की जा रही है तो इसका सिंपल मतलब है कि कन्वेंशनल करंट की ही बात की जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर स्पेशली लिखा होगा तब तो हम उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई, ये तो डायरेक्शन हो गया, यूनिट हो गई, इसका डेफिनीशन हो गया। ठीक है, स्केलर है कि वेक्टर है ये बता दिया आपको। अब इसके बाद आता है कि इसके सोर्सेज क्या है इलेक्ट्रिक करंट के। तो मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेल। पहली चीज़ क्या है, सेल, या आप कह सकते हैं बैटरी। बैटरी क्या चीज़ होती है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये होता है आपका डीसी सोर्स बेसिकली, है ना। और दूसरा आपका जो है डायनामो, या आपका जनरेटर, जो कि आपका एसी सोर्स है। और ये आपको एक अलग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आ गई। अब इसके ये तो सोर्सेज हो गए इलेक्ट्रिक करंट के। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो करंट है वो कितने तरह की होती है, बेसिकली टाइप्स ऑफ करंट आप कह सकते हो, है ना। तो टाइप्स ऑफ करंट में देखिए, इसको समझते हैं, टाइप्स ऑफ करंट। तो करंट जो है दो तरह की होती है वैसे, डीसी और एसी। डीसी में फिर दो कैटेगरी कर दिया गया, इसीलिए मैं 3 बोल रहा था। एक होता है स्टडी डायरेक्ट करंट, ऐसा ना हो कि, देखिए डीसी जो सोर्स है यहाँ लिखता हूँ, डीसी जो करंट है उसमें दो कैटेगरी। पहली स्टडी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है आपका वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और सेकेंड कैटेगरी आपकी क्या है, एसी। इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जो आपके घरों में सप्लाई होती है वो यही होती है, अल्टरनेटिंग करंट। इस पर एक कंप्लीट चैप्टर है, बाद में मैग्नेटिज्म में जो लास्ट टॉपिक है मैग्नेट का, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक तरह से आप ये ईएमआई और मैग्नेट में ही ईएमआई के बाद ही आता है नंबर। ठीक है, अब ये तीनों में फ़र्क क्या होता है इसको समझते हैं कि आपका स्टडी डायरेक्ट करंट क्या है और वेरिएबल क्या है। डीसी जो होता है बेटा, तीनों को ग्राफ से समझाते हैं। पहला वाला जो है स्टडी डायरेक्ट करंट का ग्राफ ये है, ये मान लीजिए टाइम है और ये आपका करंट है,
ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ होता है। मतलब ये हुआ कि करंट क्या होती है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, या कह सकते हैं टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा आपका वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ये आपका वेरिएबल टाइम टी आपका करंट, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बना सकते हैं आप। टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन पोलैरिटी में कोई फर्क नहीं है। मैग्नीट्यूड चेंजेज बट पोलैरिटी डज नॉट। और तीसरा आपका है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, ये टाइम है, इधर करंट है आपका, कुछ ग्राफ इसका ऐसा आता है, ठीक, जिसमें टाइम के साथ आपका मैग्नीट्यूड और इसकी पोलैरिटी दोनों बदलती है। मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी बोथ चेंजेस, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें चेंज होती हैं। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ करंट, ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट सोर्स के डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये अलग अपने आप में एक यूनिट एक चैप्टर है जो कि आपका मैग्नेट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो था बेसिक करंट्स के बारे में। करंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ करंट क्या है, करंट की यूनिट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, इसके सोर्सेज क्या हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी करंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। इसको समझते हैं क्या चीज़ है। करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। करंट डेंसिटी, मान लीजिए ये आपका वायर है ना, थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। ये मान लीजिए वायर है आपका, ठीक। इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक। इसमें कोई हम क्रॉस सेक्शन इसका ले लें ऐसा, परपेंडिकुलर टू द करंट, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा आपको बताया जा चुका है जब गॉस थ्योरम पढ़ाया था तभी। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड टू द प्लेन। ये प्लेन, ये एरिया से इधर ले लिया आपने, ये हो गया ए का डायरेक्शन। एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, जे करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट per unit area through any cross section of the wire perpendicular to the current, ठीक है। तो J इक्वल्स टू क्या हो गया आपका I अपॉन A, क्लियर। यह एरिया क्या है, एरिया तो, और अगर करंट के बीच के एंगल देखें तो कितना है, 0। या आप कह सकते हैं, देखिए प्लेन ऐसे है तो इसका मतलब करंट और प्लेन के बीच एंगल कितनी है, 90 डिग्री, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि एरिया का ये जो अपने क्रॉस सेक्शन लिया है हमेशा ऐसा ही लें, हो सकता है आपने ऐसे ले लिया कुछ इस तरह से ये। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, करंट तो ऐसे हो गई आपकी जा रही है, एरिया का डायरेक्शन कुछ इधर आ गया आपका। अब इसके बीच एंगल कितनी हो गई, थीटा। तो इस ए का कंपोनेंट ले लेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि करंट और एरिया के बीच में एंगल कितनी होनी चाहिए, 0। तो इसका कंपोनेंट एरिया का इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब इस केस में जब आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन ए कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं I इक्वल टू जे कॉस थीटा। बात समझ में आ गई।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह एक तरह से डॉट प्रोडक्ट आपने दो वेक्टर का पढ़ा होगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो ये जे कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट ए, है ना। ये करंट, देखिए यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या मिला आपको, स्केलर मिला। तो ये था करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जे जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट का डायरेक्शन होगा आई का, वही क्या होगा, जे का भी डायरेक्शन होगा। और इसकी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई। तो ये था करंट डेंसिटी, छोटा सा छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें अगला पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किस तरह से करंट फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर, है ना, कैसे फ्लो करता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या करंट इन कंडक्टर, या आप कह सकते हैं वायर, है ना। वायर बेसिकली हम लोग कैसा लेते हैं, कंडक्टर ही लेते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिए इसको, इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स होंगे। जैसे सबसे पहले कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है या थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। थर्मल स्पीड, इसकी वैल्यू लगभग क्या होता है, इसका ऑर्डर आपको पता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज़ में आपको आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ये बहुत यूज़ होगा बेटा इसलिए याद रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। यह जो कंडक्टर होता है, आपको पता है कि कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों जो होती है, करंट क्यों ज़्यादा फ्लो करता है आसानी से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, लगभग 10⁻29 30 के ऑर्डर का होता है। तो अप्रॉक्स 10⁻29 पर मीटर क्यूब, ठीक है। और एक दो पॉइंट्स और देखिए, एक और टर्म्स, इन सभी टर्म्स को भी आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का होता है। एक चीज़ और होती है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू 10⁻⁻14 सेकेंड। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वैल्यूज कितनी छोटी है। एक सेकेंड का 10⁻14 हिस्सा कर लें, उसमें का एक हिस्सा, ये है रिलैक्सेशन टाइम। बहुत ही कम वैल्यूज होती है ना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में कर सकते हो, इसी के बारे में समझना है ना। ये तो सबसे पहले एक कंडक्टर बनाते हैं, एक वायर बनाते हैं, उसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ बेटा, ये मान लीजिए आपका वायर बना दिया हमने, एक कंडक्टर, ठीक। चलिए, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, पता है कि हर मटेरियल जो है आपका एटम से मिलकर बना हुआ, और एटम के अंदर क्या होगा, क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और क्या चीज़ होता है, न्यूट्रॉन। और उसके बाहर कौन सा पार्टिकल रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं या मेटल्स होते हैं, उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस पर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो फ्री हो जाते हैं और मेटल के ही अंदर मूव करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब ये है ना। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, मान लीजिए होंगे तो बहुत सारे, अभी आपका इसका ऑर्डर मैंने बताया 10⁻29, मतलब बहुत संख्या है। लेकिन चलिए एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से फ्री हुए होंगे जिस भी एटम से, तो पॉजिटिव आयंस भी होंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए कुछ मैं बना दे रहा हूँ, पॉजिटिव आयन कुछ बना दे रहा हूँ थोड़ा दूर दूर समझने के लिए।
और इलेक्ट्रॉन्स कुछ बना दे रहा हूँ, है ना। ठीक, अब होता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ, अच्छा करंट का फ्लो करता है। जब यहाँ से हम कोई मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे एक फिक्स डायरेक्शन में या नेट चार्ज जो अभी आपने पढ़ा है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है, नेट चार्ज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मान लीजिए ये एक हमने एरिया क्रॉस सेक्शन लिया, 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए और 10 इधर गए, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो इस समय करंट क्या हो जाएगी, 0। तो ध्यान रखना किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो करना चाहिए, तभी करंट आपको मिलती है। मान लीजिए ये इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, तो जब अभी इसको हमने किसी सोर्स से अटैच नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो अटैच नहीं किया तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता कि ये रुके होते हैं, इनके पास अपने काइनेटिक एनर्जी या आप कह सकते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से ये मूव करते रहते हैं, जिस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से गया, यहाँ टकराया, ऐसे आया, यहाँ गया, यूँ गया, ऐसे गया, तो ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ बेटा, तो ऐसा कुछ होगा, ये गया, यहाँ टकराया, ऐसे आया, यहाँ गया, यूँ आया, ये आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ से गया फिर वहाँ पहुँच गया। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि इसकी थर्मल स्पीड क्या होगी, तो थर्मल स्पीड का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो अच्छा खासा चला है, ठीक है। तो थर्मल स्पीड इसकी कैलकुलेट करें, मतलब थर्मल स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कुछ ना कुछ होगी। और थर्मल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, 0। यहाँ से गया, नेट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इसको किसी सोर्स से अटैच नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, कुछ इधर गए, कुछ इधर गए। अगर यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब नेट चार्ज जो फ्लो हुआ किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो करंट होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। जब इसको हम लोग किसी एक्सटर्नल सोर्स से अटैच करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैटरी से अटैच कर दिया ये, ठीक, V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से आपने इसको अटैच कर दिया, ठीक, V वोल्ट की बैटरी से। अब इस पे पोटेंशियल कितने का आ गया, यहाँ आपका V हो गया, यहाँ कितना हो गया, 0 का आ गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस पे लगाया, इस पे V वोल्ट की बैटरी अटैच किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप हो जाती है, जिसकी वैल्यूज आप मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ आपकी कितनी है, L। तो E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा है V/L, अरे E इक्वल टू dV/dr पढ़ा है ना भाई, माइनस dV/dr ये पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है, आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, और वह फोर्स की वैल्यू से आपको पढ़ा चुके हैं कितना होता है, Q × E, है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या बताया गया था, फील्ड के अपोजिट। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो इसके अंदर इसका मतलब, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर इधर रैंडम मोशन कर रहे हैं और इनका आपस में कोलिजन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यही आपका रेजिस्टेंस है बेसिकली। जैसे आप किसी कमरे में आपको दौड़ा दिया जाए, तो अगर कमरा खाली है तो आप बड़े आसानी से आप दौड़ लेंगे, लेकिन अगर उसमें बहुत सारी कुर्सी मेज़ें, जैसे आपका क्लासरूम है जिसमें बहुत सारी कुर्सी मेज़ और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उस केस में लिए आपके लिए दौड़ना क्या हो जाएगा, आप दौड़ेंगे, किसी टेबल से टकराएंगे, कभी किसी चेयर से टकराएंगे, तो जो भी आपके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, लॉस होती है। और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वही क्या है, आपके दौड़ने के जो आप दौड़ने का जो एनर्जी है आप कह सकते हो दौड़ने के लिए जो मिल रही है कहीं से, अभी यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, ये आपका बैटरी से मिलेगी, वो एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वही जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं, पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि रास्ता एकदम स्मूथ है और ये आसानी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो एनर्जी की लॉस होती है, एनर्जी जो मिलता है उनको दौड़ने के लिए, वो कहाँ से मिलता है, यहाँ से, ये सोर्स लगाया है इसीलिए, है ना। अच्छा, इसके पहले ये थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे, थर्मल स्पीड से दौड़ रहे थे, और नेट जो कि था क्या था, वो 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा, तो अगर हम इसमें सिर्फ हम अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको खाली करते हैं फिगर, देखो यहाँ
अब अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन, कुछ ही इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 2-4 बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल ये है बड़ा डंडा, ये लोअर पोटेंशियल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इधर हो गया, ये ई का डायरेक्शन हो गया। बात समझ में आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है किधर चलेंगे, इस पर फोर्स किधर लगेगा, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कितना फोर्स लग रहा है इस पर, Q इंटू ई के इक्वल, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसे। ठीक, आप ये कह सकते हो समझने के लिए कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हो इधर से ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इधर। और अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करते हैं उसके अपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, इसके अपोजिट, मतलब ऐसे, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, अब अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन ले यहाँ पे, हाइपोथेटिकल क्रॉस सेक्शन, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सब पे फोर्स क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज इधर फ्लो करने लगता है। ठीक है, नेट चार्ज इधर, तो करंट इधर, तो उसके बाद करंट फ्लो करती है। इसका मतलब जब तक इस पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगेगा तब तक इसमें कोई भी करंट नहीं मिलेगी। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं है कि उसके पहले जब तक एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगा हुआ था तो उसके पहले भी ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे। लेकिन अगर हम उसके पहले जब तक सोर्स नहीं अटैच था तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे थे, कुछ राइट जा रहे थे। तो अगर हम नेट वेलोसिटी अगर हम बात करें या एवरेज वेलोसिटी कहें, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, पहले इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए वेलोसिटी u1 थी, दूसरे की क्या थी, u2 थी। अगर इन सभी का एवरेज ले लें, ठीक है, डैश डैश n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका अगर हम एवरेज ले लें तो ये वैल्यूज कितनी आती थी, 0, क्योंकि ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन सही, तो कुछ लेफ्ट जा रहे हैं कुछ राइट, तो वेक्टरली ऐड करेंगे तो उसका एवरेज क्या आएगा, 0। बात समझ में आ रही। लेकिन इस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स। और अब जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, ये कब, जब हमने एक्सटर्नल सोर्स से इसको अटैच कर दिया, है ना, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी या सोर्स, जो भी आप कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो दो तरह की वेलोसिटी हो गई। ये आपका क्या होगा, क्या इसका एवरेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज 0 होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब सारे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। लेकिन थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम बात करें इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अब इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन का है ये वेलोसिटी होता है v और d छोटा लिखते हैं इसमें। समझ में आ गई बात। तो अब इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं और अब इसमें करंट, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और करंट ऐसे चल रही है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई। अब हम लोग, ये तो था कि करंट किस तरह से फ्लो करता है, एक तो टर्म आ गया, थर्मल स्पीड समझ में आ गई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या समझ में आ गया होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एक्चुअली में जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसमें अभी आपको पता है पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं। तो जैसे मूव करते हैं इनका दूसरे पॉजिटिव आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इनका कोलिजन होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। तो ये टाइम है बेसिकली, एवरेज टाइम इंटरवल है ये, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर इधर टकराया, तो कई जगह से जो कोलिजन होता है, एवरेज टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक अगला जो टॉपिक ये तो कि किस तरह से करंट फ्लो करता है, इसको ये बात समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है
रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। ये आपका कंडक्टर था, इसको सोर्स से अटैच किया था एक्सटर्नल। इसकी लेंथ कितनी थी? L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? V/L। करंट ऐसे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्या बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड। ठीक, अब अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कितनी थी? N। ठीक है, तो N इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी V4 अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स, V वोल्ट की बैटरी है। इस सोर्स को लगाने से पहले जो वेलोसिटी है उसको हम लोग कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सोर्स को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको V से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। ठीक है, तो लेट U1 U2 डैश डैश UN आर द थर्मल वेलोसिटी, थर्मल और इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी या लिख सकते हैं आप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने पढ़ा इसका एवरेज क्या आएगा? 0 आएगा। एंड V1 V2 V3 डैश डैश Vn आर द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये nth इलेक्ट्रॉन का है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग सोर्स। समझ में आ रही बात? अब सोर्स लगाने के बाद अभी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है V = U + AT, उसको अप्लाई करिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन V1 = क्या ले सकते हैं आप? U + AT होता है U1 + A τ1। बात समझ में आ गई? दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? V2 = U2 + A τ2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा बेटा? Vn = UN + A τn। एक्सीलरेशन जो होगा हर इलेक्ट्रॉन का सेम होगा। देखो कैसे, A = क्या होता है फॉर्मूला बेटा? F/m। ठीक, F = क्या होता है? QE/m। Q की जगह पे यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो E/m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कांस्टेंट, क्योंकि ये जो बैटरी लगाई है आपने V वोल्ट की फिक्स है, लेंथ इसका फिक्स है, तो E आपका फिक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फिक्स हो। तो इसलिए A1 A2 इसको नहीं लिखा गया। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इस जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द सोर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप अभी मैंने आपको लिखा था लगभग क्या होती है? 10⁻⁵। वो भी क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है फॉर्मूला। देखो यहाँ बेटा, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा V1 + V2 + V3 + डैश डैश Vn = U1 + U2 + U3 + डैश डैश UN + A कॉमन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? τ1 + τ2 + डैश डैश τ1। ये जो एवरेज टाइम इंटरवल है यही आपका रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये आपका हो गया VD।
इक्वल्स टू ये क्या हो गया 0, सॉरी एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n। बात समझ में आ गई। तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया vd हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, और ये एवरेज टाइम इंटरवल क्या हो गया रिलैक्सेशन टाइम, तो ये हो गया a टाउ। बात समझ में आ गई। ये आप लिख सकते हैं vd इक्वल्स टू a टाउ। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह भी ये यूज़ होगा। बात समझ में आ गई। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम vd इक्वल टू a टाउ, नोट करिए इसको। एक छोटा सा टॉपिक और आपको बता देते हैं, मोबिलिटी क्या होता है। आज यार ये मार्कर सही क्लियर नहीं हो रहा है, ये काफ़ी रगड़ना पड़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मोबिलिटी, और छोटा सा मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मोबिलिटी जैसा इसका नाम है, मतलब मोबाइल, कोई चीज़ मतलब मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक फिक्स डायरेक्शन में कब मूव किए, जब उसे एक्सटर्नल सोर्स लगा, है ना। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल सोर्स लगा तभी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तभी सारे के सारे चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, तभी आपको करंट मिली, है ना। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट मोबिलिटी म्यू इक्वल टू होता है vd अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, या ऐसे भी लिखा होगा आपको किताबों में vd अपॉन ई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट था, ये आप इसको नोट करिए। इसके बाद एक और हेडिंग बता देता हूँ, एक और पॉइंट्स, उसके बाद क्लास ख़त्म करता हूँ। रिलेशन बिटवीन, यह टाइम वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, रहने देता हूँ, अगले क्लास में बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो कि बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली इसका डेरिवेशन बहुत आता है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आई इक्वल टू आपने पढ़ा होगा NEAVD, ठीक, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ये टॉपिक अभी जितना पढ़ाया गया इसको अब क्या करेंगे बेटा, आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगली क्लास में उस पर कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, चलिए आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।